और सर सर प्रणाम। सतीश शर्मा हूँ सर, मैं अलवर राजस्थान से सर। प्रणाम जी। और आपकी बहुत वीडियो देखी है, और आपकी जो कई चीजें टिप्स हैं वो मैंने अप्लाई भी की थी, और बहुत अच्छी लगी हैं वो। यूज करी और काम आई। बिल्कुल सर, बहुत बहुत अच्छा। जैसे जैसे सर, जो जमीन के ऊपर जो गेट लगता है, जमीन पे अगर जमीन पे अगर गेट रगड़ खाएगा ना, तो वो वाला, वो मतलब कई बंदों को बताया कि जैसे कहीं कहीं स्क्रैच आ रहा है उसके शरीर पे, बार बार एलर्जी हो रही है, तो बताया तो उसको पक्का लगा कि हाँ स्क्रैच हो रहा है उससे। तो और ये मन, बाई चांस एक वीडियो मैंने पूरा डाल दिया था, जी। उसमें ये सारा आ गया था। आमतौर से ऐसे वीडियोस डाले नहीं जाते, लेकिन वो मैंने जान के पूरा डाला था। मैंने तो कोई बात नहीं, लोग सीख रहे हैं तो सीखने दो, अच्छा है, किसी का काम सर होता है तो। आपका सर, मैं पीछे वाला जो वीडियो था, इससे पहले जो कोर्स आज लेके आए थे, तो उस समय थोड़ी प्रॉब्लम में है ना, मैं कर नहीं पाया, लेकिन मुझे इतना अफसोस था कि मैं सर का वीडियो मिस कर दिया मैंने। लेकिन अब की बार तो मैंने सोचा कि चलो अब की बार तो सर का कोर्स करना ही करना है। ये बहुत लोगों ने बोला कि सर हमारा मिस हो गया, इसीलिए इतनी जल्दी दूसरा सेशन रखा। नहीं तो और ये इतनी जल्दी जल्दी क्लास नहीं होती। एक ही क्लास जो है, 20 दिन में दूसरी बार ये बैच हो रहा है। बल्कि ये सर तीसरा बैच है ये पिछले 25 दिनों में। ये सर ईश्वर की कृपा थी हम पे। सब पे है सर, हम पे, आप पे, सब पे है, जी। तभी होता है। तो ऐसे ही ये दोबारा से सिलसिला शुरू हो गया। आप लोग साथ साथ जुड़ते जा रहे हो तो मेरा भी मन करता है, चलो अच्छा है, सीखने को सिखाने को कुछ मिलता है तो अच्छा लगता है। और मजे की बात तो ये है कि आप लोगों को लगता है कि मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन बस फर्क इतना ही है कि मैं इस तरफ हूँ और आप उस तरफ हो, अदरवाइज तो हम स्टूडेंट ही हैं सब। तो सब सीख ही रहे हैं, तो मैं भी आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते बहुत कुछ सीखता हूँ। तो मुझे भी पढ़ाने में इसीलिए बहुत आनंद आता है। चलिए, लोग ज्यादा हैं, हम इंट्रोडक्शन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो लोग अपना परिचय देना चाहें स्वेच्छा से वो दे दें, लेकिन कैमरा सबको ऑन रखना पड़ेगा, कैमरा किसी का भी ऑफ नहीं होगा। मैं कमल शर्मा, देहरादून से। और हाँ मेनली बस। वीडियोस तो मैंने काफ़ी देखी आपकी, लेकिन मैंने कोशिश ये की सुनने के लिए मैं आपको आया, क्योंकि मैं जो आपके इंट्यूटिव जो आप करते हैं उसका मैं बहुत ज़्यादा फैन हूँ। और मैं चाहूँगा भी शायद उसमें अगर कुछ हो तो मैं भी जुड़ना चाहूँगा। कोर्स तो ये देखो सर, बहाना वो था तो सिर्फ आपसे बात करने का, बस सर ये बोलने का। थैंक यू सो मच सर। देखो वो ना, कभी कभी समय होता है जब माँ की कृपा साथ में होती है। तो 5 दिन आप लोगों के साथ हूँ, जिस दिन माँ की कृपा होगी तो बुलवा देगी जो कुछ बुलवाना है ना। जी उसके लिए मैं अपने को कुछ क्रेडिट नहीं देता, वो तो सिर्फ ऊपर वाले जी, की कृपा है। होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। वही कृपा सर हम भी चाहते हैं। सबको मिलती है सर, हमें भी मिली, आपको भी मिलेगी। कब देगा वो ऊपर वाला, वो उसकी पहचानने की नजर सर गुरु ही देते हैं ना। वो इच्छा उसकी है सर, हमारा कुछ नहीं है इसमें। हाँ जी, मेरा कुछ नहीं। नमस्कार सर। नमस्कार। राम राम जी सर, आपने ये क्लास दोबारा करी, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही, क्योंकि मैं लास्ट टाइम नहीं ज्वाइन कर पाई थी। आपको बताया था हाँ मदर एक्सपायर हो गए थे, तो मैंने मोबाइल वास्तु भी किया था, वो भी कुछ नहीं अटेंड हो पाया था, ये भी नहीं। बट आप दोबारा से कर रहे हैं, हमारी लक है। और आपकी हम्बलनेस और पेशेंस भी है जो सर ज्यादा अट्रैक्ट करती है। टीचिंग तो सभी करते हैं, लेकिन जो कर्ची आप सिखाते हो वो बहुत मुश्किल है मिलना। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोगों के पास है। सर आपके पास आप यूनिक लोगों की टैलेंट। नजरें हैं, आप ब्लेस करते हो, बस अपनी नजरों से ऐसे ही ब्लेस करते रहो मुझे, और क्या। यस सर, आपकी ब्लेसिंग्स भी चाहिए सर सबके लिए। जिन लोगों का कैमरा ऑफ होगा उनके पास पैसा आने में हमेशा दिक्कत होती होगी। मेरे बार बार कहने के बाद भी जो कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं, उनके घर में पैसे की दिक्कत आती जाती रहेगी हमेशा। नहीं है तो मुझे बता दो, जिनका कैमरा बंद है वो बता सकते हैं कि ऐसा है कि नहीं। और जो लोग कैमरा ऑन करके थोड़ा सा पछता रहे हैं कि यार क्या सर ने बोल दिया, अब तो खोलना ही पड़ेगा, पैसे वाली बात बोल दी, तो अब मजबूरी में खोलना पड़ेगा, लेकिन मन नहीं है,
उनकी भी परेशानी कम नहीं होगी, इसलिए मन से जुड़िए, कैमरे से मत जुड़िए। ये जो हम आज कोर्स कर रहे हैं, ये है वास्तु फाउंडेशन कोर्स, VFC, जिसको आम भाषा में बोला जाता है आजकल। ये तो अलग अलग नाम है, कोई कुछ भी दे सकता है, लेकिन फाउंडेशन शब्द जो इसमें लगा है उसके मायने बहुत ज्यादा है, और उसके मायने क्या हैं वो समझना बहुत जरूरी है। फाउंडेशन का मतलब होता है नींव। नींव क्या है, अगर वो नहीं समझा तो मकान कैसे बनेगा, बिल्डिंग कैसे बनेगी? आधार के बिना तो कोई चीज बनती ही नहीं। तो ये जो कोर्स है ये आधार है, और आमतौर से जो प्रचलित है इस कोर्स में कंटेंट जो पढ़ाए जाते हैं, मैं थोड़ा सा उससे एक्स्ट्रा आप लोगों को आज यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा, जो असल में इस विधा का हिस्सा नहीं है, जो आपका कोर्स है उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बिना आधार को समझा नहीं जा सकता। किसी चीज का आधार समझना हो तो उसका जो बैकग्राउंड है वो तो पकड़ना पड़ेगा ना। तो वास्तु का जो बैकग्राउंड है वो कहाँ से शुरू होता है, वहां से हम इसको पकड़ना शुरू करें। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनसे वास्तु किया जाता है, लेकिन बेस सबका कहीं ना कहीं एक है। सारी विधाएं ऊपर की चीजों को करेक्ट करने का माध्यम बताती हैं, लेकिन अगर किसी घर के रूट में ही गड़बड़ हो तो क्या होगा? आप ऊपर का वास्तु जितना मर्जी कर लो, गाड़ी का इंजन खराब है, एसेसरीज आप कितनी भी महंगी लगवा लो, गाड़ी तो बेकार है ना। एसेसरीज लगवाने से गाड़ी सुंदर दिख सकती है, लेकिन वो गाड़ी है, तो उसका इंजन ही खराब है तो वो तो गाड़ी नहीं है ना। तो पहले देखते हैं कि गाड़ी हम खराब में तो नहीं बैठे हुए। खराब गाड़ी है कि नहीं है, उसके लिए उसका बोनट उठाना पड़ेगा, तब पता लगेगा इंजन अंदर है भी कि गायब हो गया, और है तो खराब तो नहीं है। तो वो समझने के लिए हमें पहले जहां पे वो मकान बना हुआ है उसके नीचे का हिस्सा, उसको समझना पड़ेगा, वो किस जगह बना है। वास्तु में हम उसी का अध्ययन अगर करेंगे तो बहुत सी चीजें तो वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाती है। हालांकि आज के जमाने में प्रैक्टिकली उसको बहुत ज्यादा आप कर नहीं सकते। उसका रीजन ये है कि शहरों में फ्लैट्स में रह रहे हैं लोग। अब फ्लैट में तो जो है सो है, उसमें बहुत ज्यादा तो आप करेक्शन कर नहीं सकते। लेकिन पहले के जमाने में वास्तु जो बना था उसमें कंस्ट्रक्शन प्लॉट पे हुआ करती थी, लोगों के अपने अपने मकान होते थे, और अपने अपने मकानों पे उनका बेस बनता था और उसके बाद आगे बिल्डिंग बन जाती थी। लेकिन अब वो फैसिलिटी, या अब वो आज के जमाने में कहें तो वो लग्जरी है एक तरह की, कि अपने प्लॉट पे अपना मकान बनवाना, जिसको आजकल शहरों में बोलते हैं कोठी। शहरों में तो बहुत ही मुश्किल हो गया, मेट्रोज में। गांव में या छोटे शहरों में तो आज भी लोगों के पास जमीनें हैं जिसपे वो बन जाता है। सबसे पहले तो ये समझ लेना आप लोग कि वास्तु किस हद तक आपके साथ काम करता है, क्योंकि कोई भी विद्या सीखो लेकिन वहम नहीं करना, कभी भ्रम में मत रहना। होता क्या है हमारे यहाँ कि वास्तु वाला टीचर बोलेगा वास्तु ही जान लो बस, इसके अलावा कुछ और जानने की जरूरत नहीं। न्यूरोलॉजी बोलेगा न्यूरोलॉजी जान लो, इससे आगे जानने की जरूरत नहीं है।
है ना। एस्ट्रोलॉजी वाला बोलेगा इसके बिना तुम्हें कुछ हो ही नहीं सकता। सब अपनी अपनी विधाओं को बोलते हैं कि बस ये फाइनल है और इसके बाद तो दुनिया खत्म है, इसके बाद तो कोई विद्या बचती ही नहीं है, अगर तुम्हें ये सीख लिया। लेकिन मैंने इस बात पे कभी यकीन नहीं किया, कभी भी यकीन नहीं किया। मैं अपनी जिंदगी की अपनी बहुत सारी परेशानियों में जब घूम रहा था, कल ऐसी क्लास हो रही थी तो मेरे एक स्टूडेंट ने बोला, कह रहा सर आपसे मिलने से पहले एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं वो, मैं 1-2 दिनों में उनका वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। कह रहे सर आपसे पहले मैंने 650 लोगों को अपनी जन्म पत्री दिखाई और मैं परेशान हो गया, हिमालय पे जाने तक की सोच ली थी कि हमारा तो जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता। जिस पंडित को दिखाओ वो ऐसी बातें बता देता था कि लगता था ऐसी जिंदगी से तो फिर हिमालय पे ही चले जाना बढ़िया। कह रहा अपनी पत्री को पढ़ना ही नहीं आया, परेशान हो गया। और जब परेशान हो गया तो फिर ये डिसाइड किया आपका वीडियो देख के कि पंडितों को छोड़ो, खुद ही सीख लेते। और मैं भी ऐसे ही आया था इस लाइन में। जब मैं परेशानी के दौर से अपनी गुजर रहा था तो मेरी मम्मी, मेरी नानी पंडितों के, मम्मी पापा तो मानते नहीं, फौजी आदमी, तो मेरी मम्मी और मेरे नानी पंडितों के पास ले लेके मेरी पत्री घुमा करती थी और मुझे भी बड़े सारे उपाय कराया करती थी, लेकिन होता जाता कुछ नहीं। 20 पंडितों को दिखाते थे तो 20 नई बातें पता लगती थी। जब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, परेशान हो गया, तो मैंने कहा यार छोड़ो, पंडितों को खुद ही सीख लेते। वहां से मेरी ये यात्रा शुरू हुई। मेरी फाउंडेशन नहीं कभी ये मेरी फाउंडेशन है। आवाज म्यूट कर लीजिए पीछे से प्लीज। यहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई और जब शुरू हुई और सीखना शुरू किया, प्लीज म्यूट कर लीजिए सब लोग। आप बार बार अनम्यूट कर रहे हो प्रदीप जी, प्लीज म्यूट कर दीजिए, नहीं तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा। जब मेरी ये यात्रा शुरू हुई तो मैंने ये देखा कि अगर न्यूमरोलॉजी गड़बड़ है तो एस्ट्रोलॉजी खराब हो जाती है, वास्तु गड़बड़ है तो एस्ट्रोलॉजी खराब हो जाती है, ये करो तो वो गड़बड़ हो जाता है, वो करो तो ये गड़बड़ हो जाता है। मैं एक एग्जांपल अपनी हर क्लास में देता हूँ, आप लोगों को भी दे रहा हूँ। मेरे एक क्लाइंट है, मैं उनके घर गया वास्तु करने के लिए, कुछ साल पहले की बात है, अब तो मैं जाता नहीं। उनके घर वास्तु करके आया और जब मैं वास्तु करता हूँ वो इतना सटीक है कि रिजल्ट आना ही आना है। अगर वो, क्योंकि मैं पहले उसको पत्री में देख लेता हूँ कि भाई वो इवेंट होनी है कि नहीं होनी। ज्योतिष का ये एक फायदा है, अगर होनी है तो फिर वास्तु में कहीं अड़चन है उसको ठीक कर दो, इवेंट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई इवेंट होनी ही नहीं, आप जितना मर्जी वास्तु करते रहो, नहीं होगा, क्योंकि आपके पास वो किस्मत में लिखा नहीं ना, तो वो कैसे हो जाएगा। जो लिखा है किस्मत में वो हो जाए आसानी से, उसमें वास्तु काम आता है। उनकी पत्री बता रही थी कि ये काम होने वाला है, वास्तु में कुछ अड़चन थी, मैं जाके ठीक कराया। महीने भर बाद बोले कि यार कुछ नहीं हुआ। मैं कहा ऐसे हो ही नहीं सकता, नवी मुंबई के हैं वो, कह रहे नहीं कुछ नहीं हुआ। बात होती रही, 1 दिन हुई, 2 दिन हुई, जब मेरे को सामने वाले से जब पूछो ना तो वो नहीं बताता, फिर मैं क्या करता हूँ उसके साथ गप्पे मारने लग जाता हूँ। गप्पों गप्पों में आदमी सच बता देता है। तो उनसे जब 3 दिन 4 दिन तक मैं फोन पे 1-1 घंटा, आधा-आधा घंटा गप्पे मारता रहा, तो उन्होंने बताया, बोले यार वो असल में ना ऑफिस में एक न्यूरोलॉजिस्ट आया था, कोई न्यूरोलॉजिस्ट हो तो मुझे क्षमा करें प्लीज। हाँ, उसने क्या किया, वो बोला सर आपका ना नाम गड़बड़ है, आपका नाम 9 नंबर पे ले आऊंगा, आपका भाग्य चमक जाएगा। उसने नाम की स्पेलिंग चेंज करी, 9 नंबर पे ला दिया। जो ग्रह उनका खराब था वो मंगल था। मैं घर से सामान हटा के आया, उसने नाम में 9 ला दिया। मैंने कहा सर ये क्या किया आपने। तो बोले यार ये तो एक आया था उसने बता दिया, मैंने कर लिया। मैंने कहा आपको कोई भी बता देता आप कुछ भी कर लेते, तो फिर मेरे से रिजल्ट क्यों मांग रहे हो, फिर तो उससे मांगो। कह रहे नहीं नहीं अब मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं कहा हाँ।
अब मुझे टाइम दिया तो मुझे मेरा टाइम करने दो पूरा, जितना टाइम मुझे चाहिए। फिर वो बातों बातों में जब एक चीज पकड़ में आई ना, तो फिर बोले मैंने अपना सिग्नेचर भी चेंज किया। मैं बोला सिग्नेचर में क्या किया आपने? बोले कि मैंने सिग्नेचर के नीचे अंडरलाइन लगानी शुरू कर दिया। किसी ने मुझे बताया, सो कॉल्ड ग्राफोलॉजिस्ट ने, कि सिग्नेचर में अंडरलाइन लगाना शुरू कर दिया। सिग्नेचर के नीचे अंडरलाइन भी मंगल है, अंकों में 9 भी मंगल है, तत्वों में अग्नि तत्व भी मंगल है। ये सब एक ही है। अब तत्व जो वास्तु जानता है उसको तत्व दिखेगा, वो लाल 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 बोलेगा, अग्नि तत्व अग्नि तत्व। न्यूमरोलॉजी वाला 9 नंबर मंगल बोलेगा, 9 इज मंगल, 9 इज मंगल। और मेरे जैसा होगा तो वो सब जगह मंगल ही मंगल देखेगा, लाइन में भी, सिग्नेचर में भी, नंबर में भी, घर में भी मंगल ही मंगल छाया, और मंगल ही उनका काम बिगाड़ रहा था। तो एक जगह में ठीक करके आया तो ग्रह ने दूसरी जगह पकड़ लिया, दूसरी जगह उसको ठीक किया तो उसने सिग्नेचर में जोड़ दिया, और ऐसे करके वो इवेंट नहीं हो रही, क्योंकि जो प्रॉब्लम वाला ग्रह था वो कहता है मैं छोड़ूंगा थोड़ी। अब ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये आप कब जानोगे? जब आपको ये चारों चीजें, तीनों चीजें आती होंगी। अगर आपको न्यूमरोलॉजी नहीं आती तो हुआ करे 9 नंबर में, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो वास्तु कर दिया, अब आपका काम हो जाएगा। नहीं होगा। सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और ये एक दूसरे से जुड़ी होने के चक्कर में मैं इतनी सारी चीजें सीखता चला गया। कुछ कोर्स तो ऐसे हैं जो मैं पढ़ा नहीं था, टाइम नहीं। मोबाइल वास्तु का कोर्स वो सिर्फ और सिर्फ मेरा कोर्स है। अभी तक इंडिया में कोई और नहीं पढ़ा था, मैंने पिछले दिनों पढ़ाया। इंडिया में कोई नहीं है जो मोबाइल वास्तु करता हो। यहाँ पे है कोई जिसने मोबाइल वास्तु किया है मेरे से, क्लास अटेंड किया प्रॉपर तरीके से? आपने नहीं दी, आप तो नीतू जी कर नहीं पाए थे ना। प्रियंका आपने करी थी? हाँ जी सर। बताना जरा इन लोगों को कि क्या उसका है एक्सपीरियंस आपका। सर मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं बहुत फोकस हो गई हूँ, जो कि बिल्कुल भी नहीं थी मैं। अब क्या किया आपने? मैंने अपने मोबाइल ऐप्स में से 50-60 आई थिंक सो, इससे ज्यादा मैंने चीजें डिलीट की अपने फोन में। जो मोबाइल वास्तु में सिखाया वो किया, और उसके करने के बाद आपको फर्क पड़ा? हाँ जी सर। कितनी देर में पड़ा? विद इन अ वीक। एक सेटिंग वाला वो भी था सर, टेस्टिमोनी। हाँ, सेटिंग भी बहुत लास्ट सारे बहुत सारे मैंने देखा है वो वीडियो। अच्छा, वो लीक हो गया? सर आपके बहुत वीडियो देखे। ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कोई किसी से अलग नहीं। इस चक्कर में सब सीखनी पड़ गई। तो जब मुझे कोई कहता है कि सर इसके बाद कोई कोर्स तो नहीं करना पड़ेगा, मैं कहता हूँ भैया अभी तक तो ये दिन मेरा नहीं आया, 16 साल से मैं सीख ही रहा हूँ, आपका कब आएगा मुझे पता। ठीक है, ये बताया आपको इसलिए कि कोई अगर ये समझ के आया कि वो वास्तु कर लेगा और उसकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो ही जाएंगी, अगर ऐसा कोई समझ रहा है तो वो गलत सोच। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अगर मैं ठीक करा भी दूंगा तो आप दूसरी जगह से कहीं किसी से जोड़ लो। ग्रह छोड़ता नहीं, वो अपनी जगह पकड़ लेता है। तो आपको सारी चीजों की समझ होनी चाहिए, तब आप कहीं उससे पीछा छुड़ा पाओगे, नहीं तो नहीं छुड़ा पाओगे। ठीक है, तो ये एक फ्रेम है जो मुझे सारी जिंदगी उलझा के रखे हुए आज तक, और उसके चक्कर में मैं एक से एक बात दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी चीजें सीखता चला गया, और मेरे सीखने का आज भी अंत नहीं, मैं आज भी सीख ही रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा आप सब स्टूडेंट हो और मैं स्टूडेंट ही हूं, लेकिन सबसे आगे वाली सीट पे बैठा, बस इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं। तो वास्तु सीखना वहम नहीं सीखना, वास्तु में ये बड़ी दिक्कत है। अभी पर्सनल से क्लास कर रहा था, उसमें मैंने एक डोर के बारे में बताया, तो बोला सर डोर की कुंडी कैसी है? तो डोर की कुंडी पे मत जाना, डोर तक ही रहना। ठीक है, किचन में सौंफ भी रखी है, हल्दी भी रखी है, हींग भी रखी है, सबके अलग अलग मत पकड़ने लग जाना। रसोई रसोई होती है, इतनी डिटेलिंग में नहीं जाना।
सिंपल रहना, सादे दिमाग से आराम से सीखना। सॉल्यूशंस मिलते हैं जीवन में, इसी से मिल जाएंगे ऐसा प्रॉमिस मैं नहीं करूंगा। आपके सीखने की शुरुआत है, सीखना शुरू किया है, रास्ते पे चल पड़े हो। मुझे 16 साल हो गए चलते चलते, थोड़ा समय आप भी चलोगे तो रास्ते आपको भी मिल जाए। ठीक है, ऐसा मत समझ लेना कि आज बस इन 5 दिनों के बाद जो है आप दूसरे गोल्ड घर का मेडलिस्ट वास्तु हो बन जाओगे। गया। और मैं आचार्य वाचार्य की डिग्री विग्री मांगता नहीं। ठीक है, कि मेरा फलाना वाला कोर्स कर लो तो मैं आचार्य बना दूंगा। मेरे पास अपनी कोई डिग्री नहीं। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने नाम के पहले एस्ट्रो लगाना शुरू किया, नहीं तो लोग अपने नाम के आगे गुरुजी और पता नहीं महागुरुजी और फलाने गुरुजी और ढिकाने गुरुजी लगा लेते, आचार्य और पता नहीं क्या क्या। मेरे नाम के आगे ना कुछ है और ना इस जीवन में कुछ होगा। मैं एस्ट्रो राजीव हूँ, एस्ट्रो राजीव अरोड़ा, बस इतना ही था। मैं कोई गुरु नहीं हूँ। ठीक है, तो पहले अपने को तैयार कर लीजिए कि आप किस प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं। ठीक है, मेंटली तैयार हो इस चीज के लिए? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इतना ही मिलेगा। चलिए, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दा है हमारा वास्तु। जो ये वाला वास्तु आप सीख रहे हो, ये 5 एलिमेंट पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है। वास्तु एलिमेंट्स पे बेस्ड भी होता है, प्लैनेट्स पे बेस्ड भी होता है, नक्षत्रों पे बेस्ड भी होता है, और कुछ और पद्धतियां हैं उन पे भी बेस्ड होता है। आप जो सीख रहे हो ये एलिमेंट बेस्ड है, ये सबसे बेसिक है। एलिमेंट्स कितने होते हैं आप लोगों को पता ही होगा। अच्छा, जो नए स्टूडेंट हैं उनको, उनसे पूछ रहा हूं मैं, जो पुराने मेरी क्लास में इसमें आए हुए हैं उनसे नहीं। आप लोग एक शब्द अक्सर यूज करते हो, भगवान भगवान, है ना? भगवान ने मेरे साथ क्या किया, भगवान ये क्यों नहीं देता, भगवान वो क्यों नहीं देता। भगवान का फुल फॉर्म मालूम है किसी को? सब मालूम है। तो फिर आप मत बताओ, बाकी किसको मालूम है? और किसको मालूम है? सर मालूम है मेरे को। चलो ठीक है, मानने वालों की संख्या अच्छी है इसका मतलब। आपका वीडियो फेमस हो रखा है सर। अच्छा, ये भी चला गया? मेरे को ध्यान ही नहीं, सच बोलता हूँ। मैं कभी कभी ऐसे ही वीडियो डाल देता हूँ, मैं ले जाओ यार, कोई बात नहीं, वो उसमें चला गया वो। उसमें है। भगवान, भगवान, भगवान में 5 एलिमेंट छुपे हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, ये पंच तत्व हैं। इन्हीं पंच तत्वों के बेस पे ये सृष्टि पूरी बनी है। इस सृष्टि की रचना इन 5 एलिमेंट्स के बेस पे ही हुई है। ठीक है, कौन कौन सा? भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। नीर मतलब पानी। ठीक है, इन 5 एलिमेंट्स के बेस पे ही सारी प्रकृति चलती है। हमारा शरीर भी इन पंच तत्वों से बना है। इस धरती पे ईश्वर का रचा हुआ कुछ भी है, सब उसी का ही रचा हुआ है। तो वो 5 एलिमेंट पे बेस्ड ही है। अब इन 5 एलिमेंट्स के बीच में अगर कोई इक्वेशन बिगड़ जाए तो प्रकृति जो है अपना रौद्र रूप दिखाती है। कभी पहाड़ हिला देती है, कभी नदियों में पानी बहा देती है, कभी बांध तोड़ देती है, कभी बादल फट जाते हैं, कभी जंगल जला देती है। ये सब होता रहता है। ये प्रकृति के साथ जो हमने अन्याय किए हैं उनका कारण है, उनकी वजह से ये सब होता है। ठीक है, तो ये प्रकृति का जो सिस्टम है, पहले इस सिस्टम को समझ लेते हैं। ये सिस्टम है क्या, ये सिस्टम कैसे काम करता है, क्या काम करता है, और इसका, इस कोर्स में हम आगे जाते जाते समझेंगे इसका हमारी लाइफ में कितना रोल है जो ये प्ले करता है। ठीक है, चलिए 5 एलिमेंट्स पे थोड़ा सा बाद में आता हूँ। उससे पहले कुछ और बता देता हूँ। वीडियो देख लिया आप लोगों ने तो पता ही होगा, मैं इसलिए उसको ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। जो जमीन होती है ना, जिसपे हम मकान बनाना शुरू करते हैं, वो जो जमीन हमारे भाग्य में आती है, हमसे जोड़ती है, वहां से हमारा वास्तु शुरू हो जाता है। जो लोग ज्योतिष के जानकार हैं उनको, अगर वो वहां तक पहुंचेंगे मेरे साथ तो मैं उनको बताऊंगा। आपकी पत्री में पीछे से कोई बच्चा आवाज लगा रहा है, थोड़ा म्यूट कर दीजिए। पापा पापा आ रही है आवाज।
जब कोई जमीन हम लेते हैं ना, तो उसके साथ हमारा भाग्य जुड़ जाता है। कई बार आपने सुना होगा किसी किसी से कि उस मकान में हम बहुत ज्यादा फले थे, इस मकान में आके नुकसान हो गया। ऐसा बहुत बार सुना होगा आपने। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो मैंने देखी है अपनी लाइफ में, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उसके, कि बहुत छोटी सी कोई जगह है, उससे वो खानदान बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। लेकिन वो छोटी सी जगह उनके पास आज भी है, हमारी फैमिली में ही है। और मैंने एक एक्सपीरियंस देखा, मेरे ऑफिस के साथ में एक ऑफिस था, उन्होंने अपना काम एक जगह से शुरू किया, बहुत बड़ा काम हो गया, अगर जगह छोटी पड़ने लगी उनको, ऑफिस को छोटा पड़ने लग गया। और जब ऑफिस छोटा पड़ने लग गया तो उन्होंने सोचा कि यार कोई नई जगह ले लेते हैं। तो उन्होंने वो वाला ऑफिस बेच दिया, और उसको बेच के कुछ उसमें पैसे अपना ऐड करके उन्होंने कोई बड़ी बिल्डिंग ली। और जब से उन्होंने बड़ी बिल्डिंग ली तब से आज तक, पेट्रोल तो अभी महंगा हुआ है, लेकिन उनके पास पेट्रोल डलवाने के पैसे तो उससे पहले भी नहीं थे, जब 70 रुपए में पेट्रोल था। और एक टाइम में उनके अपने जहाज थे, पायलट की ट्रेनिंग देते थे फिलीपींस में, उनके अपने जहाज है, जो ट्रेनिंग वाले जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना, सिमुलेटर्स नहीं, जहाज अपने अपने थे। इतनी बड़ी हैसियत, ठीक ठाक ही होंगे, मतलब हम तो कार भी लोन पे लेते हैं, उनके जहाज थे लोन पे, उन्होंने भी लिए होंगे, लेकिन ठीक ठाक लोन होगा, है ना। लेकिन नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने के बाद से सब डूब गया, धीरे 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 सब खत्म हो गया। घर में बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी, जिसकी पार्किंग भी दिल्ली में मिलना आसान नहीं है आज, लंबी वाली गाड़ी, लेकिन घर से बैटरी रिक्शा से आते जाते, क्योंकि उस गाड़ी में तेल नहीं पड़ता, तेल पीती है वो, तो पैसे हैं नहीं। ये वीडियो प्राइवेट नहीं करूँ, प्राइवेट ही रखूंगा, नहीं तो उन तक पहुंच ना जाएगी। अड़ोस पड़ोस की दुकानों से दवाइयां भी उधार लेते हैं, ऐसी हालत है। अब आप इससे समझ लो। और एक फैमिली में ऐसी जानता हूं जहां पे उनकी छोटी सी दुकान है, कनॉट प्लेस, जो लोग दिल्ली से दिल्ली के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत उनको पता होगा, कनॉट प्लेस में उनकी दुकान है। और सीढ़ियों के नीचे जो होती है ना जगह, सीढ़ियों के नीचे दुकान निकल आती है, शटर लगा देते हैं आगे, झुकी हुई दुकान, वहां पे उनको 1948 में दुकान उन्होंने दी थी। वहां से उन्होंने कपड़े का काम शुरू किया। जिन्होंने ली थी वो तो इस दुनिया में अब नहीं है। उनके जो आगे के बच्चे हैं, वो आज उस हैसियत पे पहुंच गए कि जहां देख पहुंचने का लोग सपना देखते हैं। इतना बड़ा ब्रांड है वो अपने आप में, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी फैमिली से ही है। वो ब्रांड है अपने आप में बहुत बड़े, दिल्ली में रेपुटेशन है, अब तो नेशनली हो रही है। लेकिन वो जो छोटी दुकान है ना, वो उस फैमिली के पास आज भी बैठता कोई नहीं है, लेकिन दिवाली पे आगे पीछे जाना, साफ करना, धूप बत्ती करना, पूजा पाठ करना, दिवाली पे और कहीं की पूजा पाठ हो ना हो, वहां की जरूर होती है, पूरा परिवार एक साथ जाता है। अंदर बैठने की जगह नहीं है, छोटी सी जगह है, लेकिन वो लोग जाते हैं। उस जगह को उन्होंने आज तक छोड़ा नहीं, क्योंकि वो वहीं से बने हैं। अब उनको पता था कि ऐसा होता है, कि उन्होंने श्रद्धावश उस दुकान को अपने पास रख लिया, मुझे नहीं पता। कभी मौका मिला तो पूछूंगा उनसे, लेकिन वो दुकान उनके पास आज भी है।
तो हर जगह का भाग्य होता है, और अगर ईश्वर करे कोई आपको ऐसी जगह मिल जाए जहां से आपका भाग्य बने, तो कोशिश करना है कि उसको छोड़ो मत। थोड़ी महंगी भी मिले और खरीदने की अगर आपको लगे कि आप खरीद सकते हो या उस पर किसी भी तरीके से बने रह सकते हो, तो महंगे से महंगी डील भी आपके लिए सस्ती है, क्योंकि वो जगह ही आपका भाग्य है। जिस दिन भाग्य बिगड़ेगा वो जगह छूट जाएगी। जब समय खराब आता है या अच्छा आता है, अच्छे से शुरू करते, खराब से क्यों शुरू करें। जब समय अच्छा आता है तो आपके आसपास की चीजें अपने आप जुटने लग जाती। अच्छी जमीन, अच्छे लोग, अच्छे रिश्ते, अच्छी सलाहें, ये सब आपके आजू बाजू जुटना शुरू हो जाता है अपने आप। और जब समय खराब आता है ना, तो सबसे पहले यही लोग बदल जाते हैं। और आपको अक्सर सुनने को मिला होगा, अच्छे दिनों में तो मेरे साथ सब थे, आज मुझे कोई दिखता भी नहीं। बोलते हैं ना लोग, ये पहचान है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। आपकी एनर्जी उसकी एनर्जी मैच करती थी तो एक साथ थे, आज आपकी और उसकी अलग अलग हो गई तो अलग अलग हो गए। कॉलेज के दो लड़के, दो दोस्त, जिगरी यार, कॉलेज में तो सब बराबर होते हैं। पढ़ के निकले, एक करोड़पति बन गया, एक 15,000 रुपए की नौकरी कर रहा है। आप उन दोनों को कभी भी बनते हुए नहीं देखोगे दोस्ती में, उनकी दोस्ती नहीं बचेगी, क्योंकि दोनों की ऊर्जाएं अलग अलग हो गई। एक के साथ मिलियनेयर की एनर्जी जुड़ी हुई है, एक के साथ 15,000 रुपए की एनर्जी जुड़ी है। दोनों दोस्त हो नहीं सकते। वो बस ऐसे ही कभी मिल सकते हैं जैसे सुदामा कृष्ण को मिले, लेकिन दोनों में फर्क है। कृष्ण कृष्ण है, सुदामा सुदामा है। कृष्ण और सुदामा, कृष्ण कितना ही उसका मान कर ले, उसको कुछ भी दे दें, वो तो भगवान थे, वो तो कर सकते हैं। लेकिन आजकल के लोग कृष्ण नहीं, वो छोड़ देते, क्योंकि दोनों की एनर्जी डिफरेंट है। हम सब लोग अपनी ऊर्जाओं से चलते हैं। मेरी और आपकी ऊर्जाएं मुझे और आपको कामयाब या नाकामयाब बनाती हैं। किसी का समय कैसा चल रहा है जानने के लिए किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं। आपको देखना है ना आपका समय कैसे चल रहा है, तो अपनी संगत को देख लो, उनका समय कैसे चल रहा है। निकम्मे का दोस्त निकम्मा ही होगा। मेरे एक कोई जानकार है, उनका बेटा कुछ काम वाम नहीं करता, 30-32 साल का हो गया, वो कुछ नहीं करता। माँ बड़ी परेशान है, मेरे से कह रही राजीव जी इसकी ना एक लड़के से दोस्ती हुई, वो लड़का सक्सेसफुल था, और मैं हैरान, वो इन चीजों को समझती है सारा। कह रही राजीव जी मैं हैरान, इसके काम काज वाले लोगों से दोस्ती कैसे हो, ये तो निकम्मा है। अपने बेटे के लिए खुद बोलती है, इसकी दोस्ती कैसे हो गई काम वाले से, इसके दिन लगता है अच्छे आने वाले। कैसे बोला उन्होंने, बड़ी उम्मीद से। माँ को हमेशा उम्मीद होती है कि बच्चा शायद कभी तो ठीक होगा। थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, वो जो अच्छा लड़का था, जो अच्छा कामयाब था, उसका भाई निठल्ला था, इसकी और उसकी खूब छनने लग गई। वो बड़ा भाई हट गया बीच में से, निठल्ले निठल्ले दोनों दोस्त हो गए, बढ़िया। अब दोनों के पास माँ बाप ने क्रेडिट कार्ड दे रखा, आजकल ये बीमारी है। दोनों जाए खाए पिए, बिल बाप भरे। आज भी यही उनका हाल है। आपकी संगत में जो लोग हैं वही आपका भविष्य है। अगर आपकी संगत में नाकामयाब लोग हैं तो आप नाकामयाबी की तरफ चलना शुरू कर चुके हो, ध्यान रखो। एक बात अक्सर कही जाती है, आप लोगों को सुन के थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन लॉजिक जो बता रहा हूं उसको समझोगे तो शायद समझ में आ जाए। मैं इसका भला करना चाहता हूं, ये बहुत आता है ना मन में। मैं किसी का भला करना चाहता हूं, उसको पैसे देके छोड़ देना, उसके साथ मत जुड़ जाना, उसको अपने धंधे में मत जोड़ लेना। अगर एक नाकामयाब आदमी को आपने पार्टनर बना लिया तो दो ही चीजें होंगी, या तो वो तर जाएगा या आप डूब जाओगे।
भाई चल पड़ा तो वो भी तर जाएगा आपके साथ साथ, है ना, नहीं तो आपको डुबो देगा। तो उसको मदद करनी हो कर देना, 10 20 50 हजार लाख 2 लाख जो देने हो दे दे। लेकिन एक नाकामयाब आदमी को अपने दुकान पे, अपने बिजनेस में, अपने जोड़ीदारी में कभी भी हिस्सा मत देना। अगर दे दिया तो आपने उसकी फेल्ड एनर्जीज को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि अब आपकी एनर्जी भी फेल होने वाली है, करोगे ही तब। अपने बच्चों की संगत देखो, उसके दोस्त कामयाब है ना, बड़े बड़े लोग हैं ना, सक्सेसफुल लोग हैं ना, आपके बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा, चिंता मत करो। और अगर उसके दोस्त खराब हैं, फेल्ड हैं अपनी लाइफ में, बिगड़े हुए हैं, तो अगला नंबर आपके बच्चे का है। पत्री क्या करेगी, वास्तु क्या करेगा? अपने आसपास दिखना शुरू करो, किन लोगों से घिरे हुए। हम जैसे होते हैं, हमारी संगत वैसे ही लोगों से होती है। एक आर्टिस्ट है, दूसरा आर्टिस्ट के साथ ही दोस्त बनेगा। मैं गिटार बजाता हूँ, मेरा दोस्त गिटार बजाने वाला होगा, मेरी संगत उसी के साथ अच्छी होगी। चल यार बैठते दोनों गाना बनाते हैं। कोई पेंटर होगा, दोनों बैठ के पेंटिंग करेंगे, गाने वाला गाना गाएगा, जुआ खेलने वाला जुआ खेलेगा, शराब पीने वाला शराब पिएगा। जो जैसी संगत में होगा वही तो करेगा। अपनी एनर्जीज को पहचानना है तो अपने आजू बाजू के माहौल को देखना शुरू करो, आपको अपना भविष्य दिखेगा। जो उनका है वही आपका होने वाला है। इससे अच्छी एस्ट्रोलॉजी, इतनी आसान और कोई तरीका नहीं हो सकता, और ये कभी गलत नहीं निकलता। मैंने बहुत ट्राई किया ये। तो सबसे पहले वास्तु में इस हिस्से को ठीक करना, ये भी वास्तु का ही पार्ट है। क्योंकि कोई भी तत्व, कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र आपसे डायरेक्ट हेलो हाय तो करने आने वाला नहीं, वो तो कहीं और बैठा है मीलों दूर। उसे जब आपसे हेलो हाय करनी है ना, आपका हाथ तोड़ने मरोड़ने के लिए या आपके हाथ में गोल्डन हैंडशेक करने के लिए, जो भी करने आएगा, तो वो किसी ना किसी को अपने रूप में ढाल के आपके सामने लेके आएगा। आपका शनि अच्छा है या खराब है, तो सामने से जो आ रहा है वो अच्छे शनि वाली को आपके पास भेज देगा, जा भाई तू भी अच्छा है, इसको भी अच्छा कर दे। और खराब होना होगा तो खराब वाले को भेजेगा। ये ऊर्जाओं के खेल हैं। आप उसको प्लैनेट से देखो, नक्षत्र से देखो, वास्तु से देखो, ज्योतिष से देखो, फॉर्मूले कई सारे हैं, कहीं से भी देख सकते हो। देखना इन्हीं को पड़ेगा। तो अपनी सराउंडिंग्स और खासतौर से अपने बच्चों की सराउंडिंग जरूर देखना और उस पर काम करना। सबसे अच्छा वास्तु है। वास्तु हमारे सराउंडिंग्स में फैली हुई चीजों को ठीक करने की विद्या है। तो दोस्त भी उसी में आते हैं, संगत भी उसी में आती है, आदतें भी उसी में आती है। अग्नि तत्व, अग्नि तत्व, अग्नि तत्व खराब है, खराब है, यहाँ पे खराब है। मेरे घर में तो है ही नहीं सर उस दिशा में अग्नि तत्व। अच्छी बात है, मान लेते हैं आपकी बात। बेटा जिम करता है, बोले हाँ वो बहुत अच्छा जिम करता है, जिम के बिना तो वो रहता ही नहीं। कहाँ करता है? उसी दिशा में करता है। अग्नि तत्व जिम से भी है। जब शरीर चलता है, मेहनत करता है, खून का आप में जो दौरा है वो बढ़ता है, तो भी आपके अंदर का अग्नि तत्व एक्टिव होता है। जरूरी थोड़ी दीवार ही लाल रंग की हो। ये सब तत्व हैं, दोस्त भी तत्व हैं, आपके शरीर के अंदर जो घूम रहे हैं चीजें वो भी तत्व हैं। सब तरफ से देखना पड़ेगा। इसी चक्कर में इतनी सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, और आप लोगों को सम अप करके एक ही में बता रहा हूँ घोल के, ताकि मेरे अगले स्टूडेंट तैयार हो जाए अगली क्लास के लिए। वो तो व्यापारी आदमी हो तो धंधा भी तो करना है ना। लालच दूंगा तो आगे आओगे, ठीक है। असल में काम अटक जाते हैं ना, तो फिर आदमी परेशान होता है, उसको कारण नहीं मिलता। वो कहता है यार वास्तु भी कर लिया फिर भी नहीं हुआ, तो कर लिया होगा वास्तु। बिगाड़ कौन रहा है उसको पहचानो ना।
वो भी तो पहचानना पड़ेगा, कि सिर्फ वास्तु ही सब कुछ करेगा। फाउंडेशन यहाँ है, हमारे जो अंदर असर आता है वास्तु का वो सब तरफ से आता है। अब आते हैं घर पे, कि हम सीख रहे हैं घर का वास्तु। घर जब हम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे भाग्य का निर्धारण उस घर की मिट्टी करती है जिस घर पे वो बना है। मिट्टी 4 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? पीली मिट्टी, काली मिट्टी, ब्राउन मिट्टी, और कौन सी होती है मैं भूल गया। सफेद, नहीं सफेद लाल। नहीं होती है, लाल लाल मिट्टी, सॉरी, लाल लाल मिट्टी। इसको याद करने का ऑर्डर है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण को पीली मिट्टी, क्षत्रिय को ब्राउन मिट्टी, वैश्य क्षत्रिय को रेड मिट्टी, वैश्य को ब्राउन मिट्टी और शूद्र को काली मिट्टी। और यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वो नहीं है जो हमारे समाज में चल रहे हैं। आपकी पत्री में एक ही घर में 4 लोगों की पत्री में बाप ब्राह्मण, बेटा शूद्र, पिता शूद्र, बेटा ब्राह्मण हो सकता है। हम जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र देखते हैं वो जन्म पत्री के आधार पर देखते हैं, जन्म के आधार पर नहीं देखते कि किस घर में जन्म हुआ, कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा। ये हमारी थ्योरी नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा हुआ। ये उसका एक विकृत रूप है जो समाज में आजकल चल रहा है। तो आप जिस जाति से बिलोंग करते हो, ये वाली जाति, अगर उससे मैच करती हुई मिट्टी आपको मिल गई तो आपका भाग्य बनने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन आजकल फ्लैट सिस्टम है, उसमें आपको कुछ पता लगेगा कि फ्लैट के नीचे कौन से रंग की मिट्टी है। लेकिन कुछ हिस्सा हर इलाके में ऐसा होता है, मिट्टी एक एक फ्लैट के नीचे की अलग अलग नहीं होती। आप देखोगे शहर के इस हिस्से में पीली मिट्टी है, इस हिस्से में काली मिट्टी है। किसी किसी शहर की मिट्टी का रंग अलग होता है। पूरे शहर की मिट्टी लगभग एक जैसी होती है, मिक्स तो सब में ही होता है थोड़ा बहुत, लेकिन एक एक कोई एलिमेंट उसमें प्रधान हो जाता है। उससे शहरों के वास्तु पे फर्क पड़ता है। ऐसा भी है, शहरों का भी वास्तु होता है, घर का नहीं होता सिर्फ। अगर आपको जो मिट्टी सूट करती है उसी मिट्टी वाले इलाके में आपने मकान लिया, चाहे प्लॉट हो चाहे फ्लैट हो, तो 35% भाग्य आपका यहां से बन जाता है। ठीक है। दूसरा 35% जो है उसको शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि आपके घर की जो दहलीज होती है, एंट्री, उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है शास्त्रों में। हालांकि ऐसा दिया गया है कि 70% भाग्य जो है वो दहलीज से होता है, क्योंकि उस जमाने में मिट्टी अपनी पसंद की मिल जाया करती। और होता क्या था कि पुराने जमाने में जो वास्तु विद्या है, ये राजाओं की विद्या थी, ये आम आदमी की विद्या नहीं। आम आदमी को इसको अप्लाई करना अलाउ नहीं था, बैन थी ये। राजा लोग अपने महल बनाते थे तो वहां वास्तु होता था, और जो ब्राह्मण होता था, जो इस विद्या को जानता था, वो वास्तु का जुगाड़ अपने घर में करता था। बाकी किसी को ये विद्या पहुंचने ना दी जाए उसके लिए बाकायदा प्रतिबंध थे, बैन था। जैसे सुना होगा आपने, कर्ण को जो है शस्त्र विद्या नहीं सिखाने का था, क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं था, तो उसको बोला था तुम क्या करोगे सीख के। उसने फिर किसी और टेक्निक से सीखी, मुझे उसमें नहीं जाना ज्यादा डिटेल में, लेकिन वो अलाउ नहीं था। एकलव्य को ऐसे ही अलाउ नहीं था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो जो ब्राह्मण होता था ना, वो अपने घर का वास्तु अलग टेक्निक से करता था, और जो राजा होता था उसका जो महल होता था उसका वास्तु वो अलग टेक्निक से करता था। और ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट था। तो सीक्रेट होने की वजह से इसका जो भेद है वो ब्राह्मण को ही पता था। ब्राह्मण मतलब जो उस समय में जानता था उसको।
राजाओं के महल आप जितने देखोगे, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट मारना, गूगल पे ही सर्च कर लेना, आजकल तो गूगल बाबा को भी बहुत खबर रहती है। जितने भी किले हैं राजाओं के, ज्यादातर दक्षिण मुखी हैं, साउथ फेसिंग। और पंडित जी बोलते थे कि दिशा सबसे अच्छी उत्तर होती है। तो राजा के लिए दक्षिण अच्छी होती है, ब्राह्मण के लिए उत्तर अच्छी होती है, तो बाकियों के लिए कौन सी अच्छी होती है ना? उसका कोई जिक्र नहीं, वो लिखा ही कहीं नहीं, क्योंकि सबको देनी नहीं थी। अब जब कुछ लोगों ने उसको पढ़ना शुरू किया, डिकोड करना शुरू किया, तो उन्होंने बस उतना ही कोई पढ़ा कि नॉर्थ फेसिंग इज द बेस्ट, और साउथ फेसिंग क्या है, इससे घटिया तो कोई रिश्ता ही नहीं। आपने कोई ऐसा मोहल्ला देखा है जहां पे सारे साउथ फेसिंग मकान हो और सब लोग बर्बाद हो गए? नॉर्थ फेसिंग मकान देखा और वो सब लोग बहुत फ्लरिश कर गए, ऐसा कभी देखा है? उल्टा देखा होगा, मैं आपको बताता हूं। हर शहर का दक्षिण हिस्सा सबसे पहले प्रॉस्पेरस होता है। आप जिन जिन शहरों में रहते हो, अपने अपने शहर के दक्षिण हिस्से को देखो, सबसे जल्दी वो प्रॉस्पेरस हुआ या नहीं हुआ? वहां बड़े बड़े लोगों की कोठियां है कि नहीं है? वो भी तो शहर का हिस्सा है, दक्षिणी है, चेक करो। दिल्ली में साउथ दिल्ली सबसे लग्जूरियस है पैसे वालों की। मुंबई में, साउथ मुंबई में सब बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहां तो आम आदमी रह ही नहीं सकता, उसकी हैसियत ही नहीं है। अपने अपने शहर में आप देखो, सबसे पहले दक्षिण डेवलप होता है।